क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी परीक्षा हॉल में एग्जाम देने जाने वाले हैं 17 फरवरी को, तो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर ही जाए, क्योंकि यहाँ पर 300 लगभग 50 ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूँ हिंदी का और ये पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूरे ऑप्शन के साथ और ये VVI प्रश्न, और यहाँ से गारंटी दे रहा हूँ कि ये शायद 300 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना, तो यहाँ से 100% सारे ऑब्जेक्टिव आपके लड़ जाएंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपके VVI होने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर होगा बेरोजगारी। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। ऑप्शन बी सी मानेंगे। देखो लाइन से पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ये VVI प्रश्न है और ये एग्जाम में हमेशा आते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी मार लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमका है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मार लेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपका, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, यानी 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको बोला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे प्रश्न भी और पूरे चैप्टर से है, इसलिए ध्यान से एक एक वीडियो को देखिएगा। देखो, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बोले, तो ऑप्शन बी मारेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या? तो जाति प्रथा। ऑप्शन ए मारेंगे। 9 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वो भी क्या आपका जाति प्रथा है। 10 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 11वां प्रश्न देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संकलित है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ऑप्शन सी मारेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 12वां प्रश्न आपके भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगर 13वां प्रश्न आपको बोला है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ कैसी विद्या है? तो 20 के दांत क्या है? कहानी। ऑप्शन बी मार लेंगे। 14वां प्रश्न, मदन के लिए क्या खानी मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खानी सबसे मामूली बात थी। ऑप्शन सी मार लेंगे। 15वां प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित निम्न में से कहानी कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का लिखा हुआ 20 के दांत कहानी। ऑप्शन सी मारेंगे। 16 नंबर प्रश्न, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। आगे देखिए 17वां प्रश्न बोला सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पौलो ये किसकी बहनें थी? ये सारे के सारे कासू मतलब खोखा की बहनें थी। ऑप्शन मानेंगे बी। 18वां प्रश्न, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी मार लेंगे, 1916। सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। उस जमाने में सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। 21वां प्रश्न देखते हैं, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था सेन साहब की आंखों का तारा। 22वां प्रश्न देखते हैं कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो किससे हो सकता था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका खोखा से। 23वां प्रश्न है किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपका कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही गई है? तो यह सेन साहब वाले कहानी के पात्र ने कहा है, यानी सेन साहब बोले हैं इसको। आगे 25वां, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह किसका कथन है? तो यह सेन साहब का कथन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 26वां प्रश्न, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। ऑप्शन मार लेंगे डी। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंगस के समय मिला था। 28वां, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो वो मैक्स मुलर किए थे। ठीक है, मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। इन्हीं को वेदांतियों का वेदांती कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। ऑप्शन मार लेंगे बी। 30वां प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का उन्होंने क्या किया? जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन मार लेंगे ए। अगला प्रश्न 32 नंबर देखिए, सर
सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते समय 1783 में भारत पहुंचे थे। 33वां प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में हो सकता है, मतलब गांव में हो सकता है। तो ग्रामीण दिया था, ग्रामीण मारेंगे। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। 35वां प्रश्न देखिए, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो ये एक भाषण है, ऑप्शन मारेंगे सी। अगला प्रश्न देखिए, आप बोल रहे हैं प्रश्न, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 37वां प्रश्न है, प्लेटो और कांट क्या थे? तो महान एक दार्शनिक था, ऑप्शन बी मार लेंगे। 38वां प्रश्न देखिए, बोला कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिम जिम्पिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। मैक्स मुलर जो थे कितने वर्ष के उम्र में ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन करना चालू कर दिए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में अध्ययन करना चालू कर दिए थे। 39वां प्रश्न आपका, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40वां प्रश्न आपका, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा भरा किला किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 41वां प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौ जीवन संचार हो चुका है? तो नीति कथा के क्षेत्र में भारत के कारण जो है ना पूरे संसार में नौ जीवन का संचार हो चुका है। 42वां प्रश्न आपको कह रहा है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? बोला यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य जो है सबसे विशाल है। अगला प्रश्न, हरकस क्या थे? तो हरकस जो थे ना वनस्पति वैज्ञानिक थे। 44वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। 45वां प्रश्न आपका, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, ऑप्शन डी मारेंगे। 46वां प्रश्न है, अनाम दास का पोठा उपन्यास लेखक कृति किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 47वां प्रश्न में बोला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को कहा, ऑप्शन डी मारेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो ऐसा ये कालिदास ने कहा, तो ऑप्शन मार लेंगे डी। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50वां प्रश्न, द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की ने पूछा, तो ऑप्शन भी मारेगा। कौन सी लड़की पूछेगा? तो छोटी लड़की ने। ललित निबंध इनमें कौन सा है? देखो, मछली कहानी है, बहादुर कहानी है, नौबत कहानी में विवादत, ये व्यक्ति चित्र है। तो निबंध इसमें से आपका नाखून क्यों बढ़ते हो जाएगा। 52वां प्रश्न देखिए, 52वां प्रश्न आपका कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इन्हीं की रचना है। 53वां प्रश्न आपका है कि नाखून किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन है पार्श्विक वृत्ति का। 54वां प्रश्न में बोला है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55वां प्रश्न बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। 56वां प्रश्न आपका है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57वां प्रश्न, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है, ऑप्शन बी होगा। 58वां प्रश्न बोले कि आलोक पर्व के लेखक आलोक पर्व ने शीर्षक निबंध किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59वां प्रश्न आपका है, बोल रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो ना गुणाकर मूले की रचना है। 61वां प्रश्न बोला है कि नेवारी भाषा किस लिपि की भाषा है? तो नेवारी भाषा देवनागरी लिपि की भाषा है। आगे प्रश्न बोला कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है? तो वो गुणाकर मूले हैं। 63वां प्रश्न कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में बोली जाती है? तो देवनागरी लिपि में बोली जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65वां प्रश्न बोला है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। दोहा कोश किन की रचना है? देखो हिंदी का आदि कवि सुरहपाद को ही कहते हैं और दोहा कोश किन की? सुरहपाद की ही रचना है। 67वां प्रश्न वो देखते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में? तो रामायण संस्कृत भाषा में है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है, ऑप्शन बी मारेंगे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं क्या है? तो दक्षिण भारत की एक भाषाएं हैं। 17वां प्रश्न है। निबंध के लेखक कौन है? निबंध है तो खाली निबंध पूछेगा तो आपका निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य है। केवल निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है। सुरहपाद की कृति कौन सी इसमें? तो दोहा कोश किन की रचना है? सुरहपाद की रचना है। हिंदी के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? तो सुरहपाद ही कहे जाते हैं। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सारे प्रश्न देख लीजिएगा ना, पूरे चैप्टर वाइज से प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। तो कौन सा लिपि में अंकित है? तो 12वीं सदी के देखो प्रश्न है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द जो है उस पर अंकित है। कौन सा वो आपका अथी था 12वीं सदी में? बताना कि वीर केरलस वाला जो सिक्का था वो सिक्का कौन सा था? आपके पास ऑप्शन ब्राह्मणी, खड़ुस्थी, गुजराती, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि हो जाएगा वो। अगला प्रश्न देखिए। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को क्या कहा था? विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों वाली लिपि को नंदी नागरी कहा था। ऑप्शन मार लेंगे ए। 76वां प्रश्न। उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब मिलने लगे थे? तो 9वीं सदी से मिलना चालू हो गया था। अगला प्रश्न। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक जो लेख है वो दक्षिण भारत में मिलते हैं, जिसको हम लोग नंदी नागरी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का बेतमा दान पत्र है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में बोली जाती है? तो आपका देवनागरी लिपि में बोली जाती है। 80वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिले थे? तो देखो विजयनगर के शासक थे उनका लेख नंदी नागरी लिपि में मिला था। अगला प्रश्न आपका है, बोला कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले? परमार शासक जो भोज थे वो कहाँ के? तो धारा नगरी के रहने वाले थे। 82वां प्रश्न आपका। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना? तो जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था। 85वां प्रश्न बोल रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बलिया से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था, मतलब अपने घर से। उसका घर नेपाले पर था। आगे बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र कौन था? किशोर था। ऑप्शन ए मारेंगे। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो मां की मार के कारण भागा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है। ऑप्शन डी मार लेंगे। अगला प्रश्न। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 92वां प्रश्न है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? तो मां के पास चली आई थी। ऑप्शन बी मारेंगे। अगला प्रश्न है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहानी निम्न में से कौन है ये बताना। तो कहानी इसमें से कौन है? बहादुर एक कहानी है। ऑप्शन बी मारेंगे। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन सी मारेंगे। सारे प्रश्न वीवीआई है, पूरा चैप्टर वाइज है। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था। देखो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो ऑप्शन सी मारेगा। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण छोड़कर चला जाता है। ऑप्शन सी मारेंगे। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो अमरकांत की रचना है मित्र मिलन। अगला प्रश्न देखिए। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष के था। ऑप्शन बी मारेंगे।
अगला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंच ऊंच गांव सानी था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की ये पंक्ति है? तो परंपरा के मूल्यांकन की पंक्ति है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 1992 में हुआ था, ऑप्शन सी मारेंगे। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो एक निबंध, ऑप्शन ए हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? तो साहित्य का एक निबंध वाली विद्या, ऑप्शन बी मारेंगे। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन सी मारेगा, जो लकीर का फकीर, नौकर, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हो। जार शाही कहां थी? तो रूस में थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, तो कैसी भूमिका? तो निर्णायक भूमिका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो 1939 से लेकर 1953 तक ये भारतीय प्रगतिशील महासंघ के मंत्री रहे थे। देखो अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो ना परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना गया? तो पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य तथा परिस्थिति का कैसा संबंध है? तो द्वंद्वात्मक संबंध है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बोला जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो टोल्स्टॉय थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो इनमें से कोई से संबंध नहीं है, क्योंकि बिरजू महाराज नृत्य करते थे, कथक नृत्य, तो कथक नृत्य है ही नहीं। ऑप्शन है तबला से, संतूर से, बांसुरी से, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 वर्ष के उम्र में मिला था। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो बाबूजी से मिली थी। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक के नर्तक थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज था। बिरजू महाराज के ख्याति किस रूप में हुई थी? तो नर्तक के रूप में ख्याति हुआ था, मतलब प्रसिद्धि हुआ था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीत जीत में निरखत हूं पाठ की कौन सी विद्या है? तो एक साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है, जिसको असीम वाजपेयी ने लिया था। अगला प्रश्न, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। आगे देखते हैं, हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो संदेश वादक होता है। देखो बोले पंडित बिरजू महाराज का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज हो गए कितने साल के थे तभी उनके पिताजी का देहावसान? पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया? 9.5 साल के थे वो, ऑप्शन ए मारेंगे। पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने मामा के शागिर्द मानते थे वो। देखो बोले शागिर्द, किनके शागिर्द मानते थे? पिता के, माँ के, मामा के, भाई का। देखो तो वो जो पंडित बिरजू महाराज थे वो अपने पिता को गुरु मानते थे और माता को जज मानते थे, और शागिर्द किनको मानते थे? तो मामा को। बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? तो कथक नृत्य से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 वर्ष की उम्र में मिला था। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे।
नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था, तो क्या था वो? झुमक लाल नाम था, जो नेपाल में इनका रिश्तेदार बन के रहता था, रिश्तेदार था वो। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है? तो कथक नृत्य से इनका संबंध है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तब डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले आए? तो लखनऊ चले आए। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर आए थे? तो लेखक जो अविन्यो थे पुस्तक, टाइपराइटर और रेप्स लेकर आए थे, चाहे टेप्स बोल सकते हैं। ला शत्रुंजा क्या है? तो ला शत्रुंजा एक ईसाई मठ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है तो कौन सा है? देखो पिकासो का सबसे विख्यात कृति है, कविता है, वो कौन सा है? देखो तब मादामोजेल द अविन्यो, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। देखो विलनोव क्या है? तो विलनोव एक छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न बोला कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोन नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो अविन्यो के किनारे बसा हुआ, ऑप्शन सी मारिएगा। अगला प्रश्न में बोले प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह होता है? तो रंग समारोह होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है तो कौन? अविन्यो जना प्रमुख कला केंद्र रहा है, ऑप्शन बी मारेंगे। अविन्यो किस देश में है? तो दक्षिण फ्रांस में, चाहे केवल फ्रांस कह सकते हो, ऑप्शन बी मारिएगा। बताने इनमें कविता नहीं है। देखो स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता, ये सब कविता है, लेकिन अविन्यो कविता नहीं, इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कविता कौन नहीं है? तो अविन्यो नहीं है। आगे अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे? तो लगभग 27 गद्य की वो रचना किए थे। आगे देख सकते हैं देखो मादामोजेल द अविन्यो किनकी कृति है? तो पिकासो की कृति, ऑप्शन बी मारेंगे। ला शत्रुंजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा था। विलनोव और अविन्यो के बीच विलनोव और अविन्यो के बीच कौन सा नदी था? तो वो रोन नदी था। अविन्यो क्या है? तो ईसाई मठ, ऑप्शन ए हो जाएगा। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन ए हो जाएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। मछली शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु लेकर भाग गया था, ऑप्शन बी। मछली कहानी में किस वर्ग का वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? देखो दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मां पीस रही थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे वो। अगर लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो मां ने मना किया था संतु को। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 खरीदी थी। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो पेड़ पर जो कमरा है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो देखो मध्यम वर्ग का चित्रण है, आप मार सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी, मध्यम वर्गीय परिवार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 में हुआ था, 1 जनवरी 1937। मछली सीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू, ऑप्शन सी मारेंगे। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? पिताजी। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया? तो महाविद्यालय से लिया गया।
संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। अमीरुद्दीन किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खान का नाम था, ऑप्शन बी। रसूलन बाई थी तो गायिका थी, वो क्या थी? गायिका थी। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। कम देखो, बिस्मिल्लाह खान के अगर भाई का नाम पूछता तो यहाँ पर कुछ और होता, लेकिन इनके बचपन का नाम पूछ रहा था, अमीरुद्दीन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन मार लीजिएगा, ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ, देखो अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र क्या है? तो देखो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है वो बिस्मिल्लाह खान पर लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका मुख्य केंद्र वही है। कौन कविता नहीं है इसमें बताना है? तो एक वृक्ष की हत्या लौट कर आऊंगा, हमारी इन सब कविता, लेकिन नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है, तो ये कविता नहीं, ऑप्शन सी मारेंगे। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना करना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सुधीर बांधों में बाढ़, दो सुधीर बांधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, यानी सुधीर बांधों में सबसे शाह किसको कहा जाता है? शाह जो है ना, शहनाई को कहा जाता है, क्योंकि उसी में शाह छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध था तो शहनाई वादक थे, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या? तो व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्योधी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो वो यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है को क्या कहते हैं? तो नय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नय कहते हैं। काशी में मरण भी माना गया है तो मंगल माना गया, ऑप्शन डी। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? तो यार जुलाहे के नाम से संपादन किया था। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति की है, ऑप्शन सी मारिएगा। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा तात्पर्य। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के प्रमुख कवि थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1913 में गए थे, 1914 तक चले आए, तो 1993 में गए थे वो, 1913 में तो उनका जन्म नहीं हुआ था, 1993 से 1914 तक, ऑप्शन ए मारेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार उद्वात और बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया? तो अहिंसक प्रतिरोध को कहा गया। देखो गांधी, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखते, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाता है, ऑप्शन कौन सा मार लेंगे? बी मार लेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करने के क्रम में हम सफल हो जाए तो समाज अपने आप अपना काम संभाल लेगा, यह विचार किनका था? तो महात्मा गांधी का था, ऑप्शन सी मार लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां से आपका खत्म हो गया था काव्य खंड का। अब जैसे गद्य खंड का 12वां चैप्टर गांधी जी तक था, आपका शिक्षा संस्कृति कंप्लीट हुआ। अब जैसे काव्य खंड के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं, कम ही प्रश्न जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो एक एक प्रश्नों को आप देखिएगा ध्यान से। पूरे चैप्टर्स का आपका हिंदी का है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की रचना, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा की कविताएं लिखते थे? तो हिंदी भाषा की कविताएं लिखते थे। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं।
किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे वो। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे वो। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो लाहौर के तलबंदी में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है तो गुरु नानक की, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रही रास किन की रचना है? तो गुरु नानक की रचना, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। वाणी कब बीज के समान हो जाती है? तो ऑप्शन ए राम नाम के बिना। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। ननकन्ना साहब अब कहां है? तो पाकिस्तान में पड़ता, ऑप्शन डी। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो रस खान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रस खान का रचना काल माना जाता था, जहांगीर के समय का रचना काल माना जाता, ऑप्शन बी मारेंगे। समया एवं छंद के सिद्ध हस्त कवि कौन थे? तो रस खान थे। प्रेमैनी सी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियो किसने कहा था? तो देखो किसने कहा था? तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किन पर कहा गया था, किनके लिए? तो रस खान के लिए। तो यहाँ बोला किसने कहा था ये बात? तो ये बात किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा। रस खान की कृति कौन है? तो प्रेम वाटिका रस खान की कृति है। रस खान दिल्ली से कहां चलेगा? ब्रजभूमि में चलेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रस खान किस विषय के सिद्धहस्त थे? तो समय छंद में एकदम सिद्धहस्त थे। सुजान रस खान किनकी रचना है? तो रस खान की रचना है। कवि रस खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो मवन मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेमैनी सी राधिका से, ऑप्शन सी हो जाएगा। कबीर रस खान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के परम भक्त थे। प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक छंद के किस ग्रंथ से संकलित है? तो रस खान रचनावली से संकलित है। बोला प्रेम ऐनी सी राधिका, देखो प्रेम ऐनी राधिका सी राधिका जो है ना सुजान रस खान से संकलित, ऑप्शन बी मारिएगा, सुजान रस खान। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न लहर तरंगे उठती है का चित्रण किसने किया था? तो घनानंद ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। घनानंद किस भाषा के कवि है? तो व्रज भाषा के कवि, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बोला देखो कि सुजान सागर किन की रचना है? तो सुजान सागर ये घनानंद की रचना, ऑप्शन डी मार लेंगे। 30वां प्रश्न में क्या कह रहा है वो देखिए। 30वां प्रश्न में कह रहा है अति सुगो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार घनानंद, ऑप्शन डी मारिएगा। नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का वध किया था। आगे प्रश्न देख सकते हैं घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मुंह आंसुआ निहिल बैठसो कौन कहते हैं? तो ऐसा घनानंद कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। घनानंद कवि हैं तो किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्त धारा के कवि है। देखो अति सुगो स्नेह को मारा है जहां नेकु सैना बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मार लेंगे, क्या घनानंद, ठीक है ना, क्या मारिएगा घनानंद, ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे कवि ने पर्जन्य किसे कहा है?
प्रश्न है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि पर्जन्य बादल को कहते हैं, ऑप्शन सी मार लेंगे। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो अत्यंत प्रसिद्ध कौन है आपका? तो प्रसिद्ध उनका स्वय और धनाक्षरी है, ऑप्शन कौन सा मार लेंगे? डी मार लेंगे। क्या मारेंगे? ये ऑप्शन डी मार लीजिएगा, ये स्वय और धनाक्षरी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला जो है ना, प्रश्न है विरह लीला किनकी रचना है? तो घनानंद की रचना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रेमघन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग को कवि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीर्ण पद किस कवि की रचना है? तो जीर्ण पद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सौभाग्य किस नाटक किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर। स्वदेशी कविता संकलित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब यह हाय सकुची ले जाती, यह पंक्ति किस कविता का है? तो स्वदेशी कविता का है, तो ऑप्शन मार लेंगे डी, स्वदेशी कविता जो दिया है, ऑप्शन डी। आगे स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है, ऑप्शन डी मार लीजिएगा, प्रेमघन। क्या मारेंगे? डी, प्रेमघन। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? तो सबकी बुद्धि विदेशी होगी, ऑप्शन आपका बी हो गया है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ऑप्शन मार लीजिएगा डी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो बद्रीनारायण यानी प्रेमघन की रचना, ऑप्शन मार लीजिएगा डी। आगे देखते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची ले जात, भारतीयता सब वस्तु ही सोई यह हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता की? स्वदेशी की है, ऑप्शन ए मार लेंगे। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है। सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो एक उदास माटी की मूर्ति बनी बैठी है। सफल आज उसका तप संयम, पीला हिंसा स्तन सुधूप, अब यह पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता कविता की है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो यथार्थ, या आप मान सकते हैं यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन मारिएगा सी। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना किस कवि ने किया है? बोला कि भारत माता के श्रेष्ठ मुख की यानी कौन से मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से किया है, यानी चंद्रमा से किया गया है। युगवाणी किनकी काव्य कृति है? तो सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था? तो समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़। दिनकर जी की कविता के साथ साथ था, तो दिनकर जी कविता के कवि के साथ साथ एक उपन्यासकार थे, ऑप्शन बी मारेंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का पंक्ति है ये। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ का रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम था? तो कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था, तो बेगूसराय मार लेंगे।
रामधारी सिंह दिनकर देखो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा? जनतंत्र का जन्म है, ऑप्शन बी मार लेंगे। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंहासन खाली करो जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का पंक्ति है। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठला रही है? तो देश की, देखो कौन सोने का ताज पहन के इठलाता है? देश का नेता हो जाएगा, यहां मारिएगा, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, देश के नेता। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था? तो ओज और राष्ट्रीयता था, और राष्ट्रीय चेतना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात बोलते हैं? तो जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। नदी के द्वीप किस कवि की रचना? तो नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन की रचना, ऑप्शन डी। हिरोशिमा किस देश में? जापान में, ऑप्शन सी। तार सप्तक के संपादक थे, वो प्रयोगवादी कवि थे, वो कौन से कवि थे? तो अज्ञेय थे कवि, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन डी मारिएगा। दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो अज्ञेय जी ने किया था, अज्ञेय ने, ऑप्शन डी मारेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किसने गिराया? किस पर गिराया गया था? तो जापान पर गिराया गया था। पूछेगा किसने गिराया था? तो अमेरिका ने। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय था, ऑप्शन डी मारेंगे। अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 में हुआ था। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करता था? आधुनिक समाज की दुर्दंता मानवीय विशिका का, ऑप्शन डी मारेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन के अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन मार लेंगे बी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहां से? तो मिट्टी से फटी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किनका उपन्यास है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन की उपन्यास है, ऑप्शन मार लेंगे बी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? तो राइफल की तरह, ऑप्शन बी मार लेंगे। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से संकलित है। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो नगर संवेदना कवि है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या पाठ से, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो नादिरों से बचाने की बात करते हैं। चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है। हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? तो दुष्चक्र में स्रष्टा से ली गई है, ऑप्शन सी। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था, ऑप्शन सी मारेंगे। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है, ऑप्शन मार लेंगे डी। अक्षर कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है, सी मारेंगे। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट्टे में क्या नहीं अटता? तो क नहीं अटता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 में हुआ था, अब भी जिंदा है बेचारी है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छलके आंसू ही ये प्रथमाक्षर है। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? नंदन किशोर, ऑप्शन सी मारेंगे।
घरे साला लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर आकर थमक जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। बीजाक्षर किस काव्य शीर्षक काव्य संकलन किन की रचना? अनामिका की रचना है। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात बोलते हैं? तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन को इस सबसे श्रेष्ठ कविता की संज्ञा दी गई है प्रेम कविता का। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया इसको हिंदी में, क्योंकि बांग्ला में था जीवनानंद दास का लिखा हुआ कविता। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो जीवनानंद दास की रचना है। ऑप्शन ए होगा। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था जीवनानंद दास का जन्म। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दिया गया? तो वनलता सेन को दिया गया। तो ऑप्शन सी मार लेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? धर्मवीर शास्त्री ने किया था। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो जर्मन भाषा के कवि माने जाते हैं ये। मेरे बिना तुम प्रभु किस पाठ के लेखक? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। ऑप्शन डी होगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से अनुवादित है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है? तो गीतात्मक है, यानी गीतात्मक। ऑप्शन डी माने गीत के रूप में गा सकते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात बोलते हैं? तो देखो, किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात बोलते हैं? तो प्रभु के। यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया? तो धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित किया गया है। अगर देखते प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर जर्मनी नहीं दिया रहेगा ऑप्शन, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया में पड़ता, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं यहाँ से अभी तक। यहाँ देखो, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है। इस तरह से 300 लगभग शायद 300 ऑब्जेक्टिव मैंने पूरे गद्यखंड और काव्य खंड का करवा दिया। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि शायद 300 ऑब्जेक्टिव अगर मस्तिष्क में बैठा लेते हैं तो यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव देखिए आपके एग्जाम में लड़ जाएगा।